पहली बात कि SN2 का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, कह सकते हैं सभी का। पहली बात यह है कि SN2 जो रिएक्शन है, एक सेकेंड, SN2 जो रिएक्शन है, ठीक है, SN2 का फुल फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूल। अब इसको बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है और इसके सिंगल स्टेप यानी कंसल्टेड रिएक्शन है, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में होती है, यानी दो स्टेप में अलग अलग नहीं होगा। जैसे SN1 हो रहा था कि पहले आयनाइजेशन हो रही थी, उसके बाद जो है क्या हो रहा था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का डिपार्ट होना दोनों एक ही स्टेप में होंगे। इस रिएक्शन को हम कहेंगे कंसल्टेड रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप। और दूसरी जो इसकी खास बात है, ठीक है, वो ये है कि ये वन स्टेप और बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब बायोमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि ये सिंगल स्टेप है, एक ही स्टेप है इसका, ठीक है, एक ही स्टेप है, तो क्या होगा कि वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और उसी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व है और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी उसी में अटैक कर रहा है। जैसे ही अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो रहा है, ठीक है, तो दोनों एक ही स्टेप में हो रहे हैं, तो लिविंग ग्रुप भी वहां से निकल रहा है और अटैकिंग ग्रुप बॉन्ड बना रहा है। तो जैसे ही नया कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनना शुरू होगा तो कार्बन और लिविंग ग्रुप यानी हेलोजन एटम का बॉन्ड टूटना शुरू होगा। जैसे ही एक बॉन्ड कंप्लीटली बन जाएगा दूसरा टूट जाएगा। और दूसरी मजे की बात यह है कि इंटरेस्टिंग बात जो नोट करने वाली है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के पास सिर्फ एक ही चॉइस रहती है कि वो बैक साइड से अटैक कर सकते, वो बैक साइड से अटैक कर, क्योंकि फ्रंट पे ऑलरेडी लिविंग ग्रुप अभी डिपार्ट नहीं हुआ, वो उधर ही है, तो उसके पास अवेलेबल चॉइस सिर्फ और सिर्फ 180 एंगल पे अपोजिट साइड रहती है। वहां से वो क्या करेगा, अटैक करेगा। वहां से जब वो अटैक करेगा तो फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। और हमने SN1 में स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि जब बैक साइड अटैक होगा, जब बैक साइड अटैक होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं या क्या कहते हैं, रिटेंशन कहते हैं। हम उसको जो है क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। तो इसमें 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। न्यूक्लियोफाइल सिर्फ और सिर्फ बैक साइड से ही अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल हैं जो सिंगल स्टेप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो इस केस में SN2 में बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। चलें बढ़ते हैं आगे कि हमें क्या करना है। तो इट इज वन स्टेप, कि ये एक स्टेप रिएक्शन होता है बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड opposite side to the living group to give 100% inversion of configuration, कि हमें 100% inverted configuration वाली प्रोडक्ट मिलने वाली, ठीक है। इट इज वन स्टेप बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सिंगल स्टेप होगा और ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन सेम स्टेप में हो तो हम कंसल्टेड मैकेनिज्म कह लें या आप इसको कंसल्टेड रिएक्शन कह सकते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई, in this mechanism breaking of CX bond and formation of carbon nucleobond occurs in the same step, कि ये जो लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो रहा है और ये जो नया बॉन्ड बन रहा है, ये दोनों क्या होगा कि एक ही स्टेप में होंगे, ठीक है। as two molecules are involved in the rate determining step, क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और उसमें दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, तो ये क्या होगा, hence it is second order बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है और the rate of SN2 reaction depends upon the concentration of substrate molecule as well as what, न्यूक्लियोफाइल। तो रेट जो है दोनों पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे भी एंड न्यूक्लियोफाइल पे भी। तो अगर आप इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल करते हो और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाफ करते हो, और से सुनना जरा, अगर आप SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल करते हो और सबस्ट्रेट की हाफ करते हो तो मुझे बताएं ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा, क्योंकि देखें 2 into हाफ, रेट तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, किसके लिए, सबस्ट्रेट पे और न्यूक्लियोफाइल पे। अगर आप सबस्ट्रेट डबल करते हो न्यूक्लियोफाइल हाफ करते हो, रेट क्या हो गया, कैंसिल, रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर आप दोनों की डबल करते हो तो रेट 4 टाइम हो जाएगा। अगर आप खाली न्यूक्लियोफाइल डबल करते हो रेट डबल हो जाएगा, खाली सबस्ट्रेट हाफ करते हो तो रेट हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आयोनाइजेशन डज नॉट ऑकर इन SN2 मैकेनिज्म।
तो इसमें आयनाइजेशन नहीं होती बल्कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। तो आयनाइजेशन ना होने की वजह से, अब आयनाइजेशन हमने करनी नहीं है, तो पोलर सॉल्वेंट जो है इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर पोलर हो तो अप्रोटिक पोलर हो, यानी जिसमें प्रोटिक सॉल्वेंट ना हो, प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट ना हो, वाटर, अल्कोहल वगैरह ये सॉल्वेंट इसकी रिएक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद क्या है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, इस पेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहां से आगे बढ़े। सिमरन होते तो हैं भाई, आते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होती है। अब क्या चीज है भाई, अब चीज ये कि इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए जो SN1 मैकेनिज्म था उसमें क्या हो रहा था कि उसकी फर्स्ट स्टेप आयनाइजेशन में कार्बोनियम आयन बन रहा था, जो क्या था, जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल था। तो हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रांग हो फिर भी सही है, अगर वीक हो फिर भी सही है, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है किसमें, SN1 में, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहां पे स्ट्रांग बनता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, न्यूक्लियोफाइल को इस पे अटैक करना है, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे ये जो कार्बन है और ये हेलोजन है, तो ये बॉन्ड टूटने वाला है, ये बॉन्ड बनने वाला है, इस पे पार्शियल चार्ज है, यानी इसका मतलब ये है कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इतनी नहीं है जितनी SN1 में थी। तो ये तो था स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल, तो भाई वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करें फिर भी काम चल जाएगा। पर यहाँ पे क्योंकि इस पे पार्शियल चार्ज है, तो बताएं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए या वीक होना चाहिए, बताएं बेटा क्या होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, वीक होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, स्ट्रांग, न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसके लिए हमें पोलर सॉल्वेंट नहीं चाहिए, हमें या तो नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए या जो है फिर पोलर हो तो फिर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो, ठीक है। देखते हैं कौन सी है, आगे एग्जांपल है DMSO वगैरह का। अच्छा, चार्ज इंस्टेड ऑफ SN1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल चाहिए SN2 रिएक्शन को कैरी करने के लिए। अच्छा, पोलर सॉल्वेंट का डिसएडवांटेज क्या है कि पोलर सॉल्वेंट के दो डिसएडवांटेजेस है। एक तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, उसको पोलर सॉल्वेंट सराउंड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें भाई, हमारे पास पहली बात SN2 न्यूक्लियोफिलिसिटी लिटिल रोल, कम रोल है, ठीक है भाई। SN1 है, सॉरी SN1, SN2 नीड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये बात समझ रहे हो, दोनों बातें समझ आ रही हैं। तो फिर मैं आगे बढ़ूं किसी को, ये दोनों बातें समझ आ रही हैं, ठीक। चलिए, अब क्या चीज है कि भाई ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, सच एज वाटर आप यूज करते हो, तो वाटर की जो हाइड्रोजन वाली साइड है पे कौन सी चार्ज होती है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वो इसको क्या करेगी, न्यूक्लियोफाइल को इंटरेक्ट करेगी कौन सी, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का इंटरेक्ट करना इसकी नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा या बढ़ाएगा। तो इसकी नेगेटिव चार्ज कम होगी या ज्यादा होगी, अगर इसको हाइड्रोजन की साइड क्या करती है, सराउंड करती है, कम होगी तो यानी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और इसका अटैक करने का पावर जो है, इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। ये बात समझ आ रही है। तो पोलर सॉल्वेंट में इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी, और हमें SN2 के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। पोलर सॉल्वेंट उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम कर रहा है, तो इस वजह से हमें SN2 रिएक्शन करने के लिए हमें पोलर जो है अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, प्रोटिक नहीं, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो क्या करे, इंटरेक्ट करे इससे, ऐसी सॉल्वेंट नहीं चाहिए। ये बात समझ आ रही है बेटा, ये बात समझ आ रही है। अप्रोटिक यानी जो प्रोटॉन आदेश होगा। अच्छा, एक सिंपल सी, ये पिछले सालों अपने इसमें आई हुई है, DMSO, डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। अब ये जो सॉल्वेंट है, ठीक है, इसको देखें जरा, इसमें कहीं पे भी आपको आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं नजर आ, तो ये आपकी पोलर सॉल्वेंट है पर अप्रोटिक है, ठीक है, पोलर
अप्रोटिक, तो ये आपकी सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप डीएमएसओ यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वाटर, अल्कोहल, यानी जो हाइड्रोजन ना दो दे ऐसी सॉल्वेंट हम यूज कर सकते हैं। ये बात क्लियर है बेटा? ये बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ओके ओके, चलें वापस आते हैं। अब क्या चीज है कि पोलर सॉल्वेंट इज यूजफुल, नॉट यूजफुल फॉर SN2 रिएक्शन बिकॉज ऑफ टू रिएक्शन। पहली बात, रीजंस जो है, दो रीजंस है। इट डिक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी, while for to carry SN2 reaction we need strong nucleophile, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, इट प्रोमोट्स आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगी, आयनाइजेशन ज्यादा होगी। अगर आयनाइजेशन होगी तो फिर तो मैकेनिज्म SN2 से डाइवर्ट होकर क्या हो जाएगा, SN1 हो जाएगा। तो ये दो डिसएडवांटेज होते हैं कि एक तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है, दूसरा कि पोलर सॉल्वेंट आयनाइजेशन को प्रमोट करेगी, ठीक है, और SN1 रिएक्शन को क्या करेगी, बढ़ावा देगी, ठीक है, SN2 की जगह। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर? ओके। न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन फ्रॉम द बैक साइड अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप, उसके पास वही रूम रहता है। हेंस इट गिव्स 100% इन्वर्जन। ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट इज इन्वर्टेड, आई अगर आपके पास जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो डेक्स्ट्रो है तो बाद में लीवो बन जाएगा, अगर लीवो है तो फिर डेक्स्ट्रो बन जाएगा। SN1 में क्या हो रहा था कि अगर डेक्स्ट्रो है तो आपको डेक्स्ट्रो और लीवो का मिक्सचर देगा, यहाँ पे इन्वर्जन होगी, यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन होगी। ये बात भी समझ आ रही है आपको कि कॉन्फ़िगरेशन आपकी चेंज हो जाएगी। वहां पे मिक्सचर मिल रहा था रेसिमेट, यहाँ पे मिक्सचर नहीं मिलेगा, तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगी पर उल्टी होती, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। समझ आ रही है बेटा? जी जी बिल्कुल शोभा, इस वजह से क्लियर है? ओके ओके बेटा। नेक्स्ट क्या है कि मिथाइल हेलाइड इज द बेस्ट सबस्ट्रेट। अब इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है कि मिथाइल हेलाइड जितनी क्राउडिंग कम होगी, क्योंकि इसमें बैक साइड अटैक होता है, तो बैक साइड कार्बन जो है, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, जितना इजिली न्यूक्लियोफाइल उसको अप्रोच कर सकता है उतनी SN2 से रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मिथाइल हेलाइड सबसे अच्छा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी, एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू टर्शरी, ठीक है। दिस ऑर्डर इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये क्या चीज है, अब ये देखें, इसमें मैंने आपको बताया कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, हमारे पास एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड ग्रुप, तो न्यूक्लियोफाइल का जो टारगेट है, वो टारगेट जो है ये है, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड दिस इज द लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है। तो हम क्योंकि SN2 मैकेनिज्म चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, पोलर सॉल्वेंट करेंगे या नॉन पोलर करेंगे, या अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे, यानी लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें, नॉन पोलर हो या फिर क्या हो, अगर पोलर हो तो अप्रोटिक हो, तो उसमें आयनाइजेशन तो नहीं होगी। अगर आयनाइजेशन होगी, ठीक है, तो अगर अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड है, अगर वो आयनाइज होता है, आयनाइज होता है तो ये तो SN1 हो जाएगा, ठीक है। अगर वो आयनाइज नहीं होता तो SN2। अब SN2 के लिए क्या चाहिए, अब न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे पेयर देना है, तो मुझे बताएं, रुकावट 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 रुकावट, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस रुकावट, ये जो बड़े ग्रुप हैं, लार्ज बल्की ग्रुप, ये क्या कर रहे हैं, ये रुकावट डाल रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, रेजिस्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल की एक्सेस को। दिस इज द टारगेट पॉइंट, दिस इज द टारगेट पॉइंट, पर न्यूक्लियोफाइल को रास्ता नहीं मिल रहा। तो जितनी हम क्राउडिंग बढ़ाएंगे, जितनी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे हम लंबे लंबे ग्रुप ज्यादा लगाएंगे, बड़े बड़े ग्रुप ज्यादा लगाएंगे, उससे न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक नहीं कर सकेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक नहीं कर सकेगा तो फिर SN2 मैकेनिज्म होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो अगर छोटे छोटे छुटकू ग्रुप हैं, फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पे क्लोरीन 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हाइड्रोजन की छुटकू साइज है, तो न्यूक्लियोफाइल भाई यहाँ से अप्रोच कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल को रूम मिल जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करने का। ये बात समझ आ रही है कि वाई लेस क्राउडेड और लेस सब्सटीट्यूटेड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन इज रिक्वायरमेंट ऑफ SN2 रिएक्शन। समझ आ रही है बेटा? ड्यू टू क्लाउडिंग नहीं बेटा, क्राउडिंग नॉट, कोई यहाँ से भी बरसात नहीं आनी, बरसात आएगी तो ये रिएक्शन रुक नहीं जाएगा, बरसात का कोई रिएक्शन नहीं।
तो सेहत को समझ आ गया, चलें ठीक है भाई, ठीक है वापस आते हैं। तो ये भी क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर है? चलें भाई इसके बाद बढ़ते हैं। अब थोड़ा रिएक्टिविटी की कंपैरिजन कर लें कि अगर हमारे पास क्राउडेड है, नॉन क्राउडेड है, लेस क्राउडेड है, तो क्या आगे होगा। ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इन SN2 इंस्टेड ऑफ कार्बोकेटाइन। उसमें आयोनाइजेशन हो रही थी, इसलिए जो है उसमें क्या हो रहा था, SN1 में कार्बोनियम आइन बन रहा था, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन। उसके बाद with increase in branching or crowding over electrophilic carbon decreases the reactivity of alkyl halide by SN2 mechanism। देख लें जरा कि भाई अगर आपके पास टर्शरी है तो इसका रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, लेस देन 1। अगर सेकेंडरी है तो वो टर्शरी से 500 टाइम ज्यादा होगा। अगर प्राइमरी है तो वो 40,000 किससे, टर्शरी से ज्यादा रिएक्टिव होगा। 20 लाख मरतबा मिथाइल ब्रोमाइड जो है किससे, टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड से ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी क्राउडिंग कम होगी, जितने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे छोटे छोटे छुटकू छुटकू ग्रुप लगाएंगे, तो SN2 मैकेनिज्म होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं याद नहीं करना शोभा, ये जस्ट कंपैरिजन के लिए। ठीक है, बिल्कुल कायरल होगा तभी उसे मिलेंगे, वरना आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन उलट मिलेगी। तो डेक्स्ट्रोलीवो कॉम्बिनेशन, अगर आपका जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव था, डी या एल था, तो डी था तो एल मिलेगा, एल था तो डी मिलेगा, प्लस था तो माइनस मिलेगा, माइनस था तो प्लस मिलेगा। अगर कुछ नहीं था तो खाली कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी, यानी उसको जो जो फ्रंट साइड पे ग्रुप लगा हुआ था वो बैक साइड पे हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, अब भाई एग्जाम्पल की बात है। एग्जाम्पल निक्लोफाइल हमने यहाँ पे देखे कि स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल मिथ ऑक्साइड लिया, मिथ ऑक्साइड कैसे बनेगा। आप मिथाइल अल्कोहल को क्या करें, मिथाइल अल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन, या सोडियम से, सॉरी, तो सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा कि आपको सोडियम मिथॉक्साइड मिलेगा। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जैसे ही इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। ठीक है, तो ये देखिए कौन सा अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी है। ठीक है, ये एक प्राइमरी कार्बन हो गया, और ये आपका सॉरी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो ये छुटकू छुटकू जो ग्रुप हैं ये रूम दे रहे हैं इसको, बेस को, कि यहाँ से वो अटैक कर सकता है। अब ये जो चीज़ है ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट में जो आपका ये न्यूक्लियोफाइल है ये भी इन्वॉल्व है, और जो सबस्ट्रेट है वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है, और ये सिंगल स्टेट है, यानी ये कंसर्टेड रिएक्शन है। कंसर्टेड यानी इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन इसी स्टेप में होगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखें, ये लीविंग ग्रुप आपका इस साइड से डिपार्ट होगा और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से 180 के एंगल पे क्या कर रहा है। ठीक है, तो लीविंग ग्रुप निकल गया, और आपका जो ये देखिए 100% क्या बनेगी, इन्वर्जन पर। 100% क्या बनेगी, इन्वर्जन बनेगी। क्लियर है बेटा, क्लियर है, तो क्लियर। चलिए ओके, उसके बाद बढ़ते हैं एलिमिनेशन की तरफ, का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं।